हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, किन किन बेसिस पर डेवलपमेंट को मेजर करते हैं और किसी कंट्री के लिए डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को ग्राफिक्स और एनिमेशन की सहायता से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। दरअसल डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी के माइंड में डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ अलग अलग थॉट्स आते हैं। जैसे कि कोई सोचता है कि एक बड़ा और अच्छा सा स्कूल बन जाए तो डेवलपमेंट है, तो कोई सोचता है कि अच्छा रोड बन जाए और रोड के आसपास साफ सफाई है तो डेवलपमेंट है, या फिर कोई सोचता है कि एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाए और वहां पर हर एक डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो डेवलपमेंट है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों से हम डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन दे सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ समथिंग मोर एडवांस्ड इज कॉल्ड डेवलपमेंट, यानी किसी भी चीज का पहले से ज्यादा एडवांस्ड हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का का एक ड्रीम है कि वह बड़ा होकर एक बिजनेसमैन बने, तो यह उसका डेवलपमेंटल गोल्स है। सिमिलरली, कोई लड़की का एक ड्रीम है कि वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बने, तो यह भी उसका डेवलपमेंटल गोल्स है। लेकिन कभी कभी एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट होता है वह डेवलपमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। डेवलपमेंट फॉर वन may even be destructive for the other. For example, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत के लिए बड़ा सा डैम चाहिए, लेकिन बड़ा डैम होने के कारण लोकल कम्युनिटी का जंगल का जमीन डूब जाएगा और पूरा इकोलॉजिकल सेटअप नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोकल कम्युनिटी को केवल छोटा सा डैम या फिर टैंक चाहिए। इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम को डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। इनकम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि इनकम के कारण ही लोग मटेरियल गुड्स खरीद सकते हैं। मटेरियल गुड्स जैसे कि घर, गाड़ी। लेकिन इनकम के अलावा लोगों को नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहिए, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, जॉब सिक्योरिटी, गुड वर्किंग एटमोसफेयर और रिस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हमें पता चलता है कि इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्र विकास। कुछ लोगों का मानना होता है कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट तभी होता है जब उस कंट्री में अच्छी सड़कें हो, तो कोई कहता है कि नेशनल डेवलपमेंट तभी होता है जब उस कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत अच्छा हो, या फिर किसी का मानना है कि कंट्री में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो तो नेशनल डेवलपमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ नेशनल डेवलपमेंट को लेकर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट के तहत गवर्नमेंट उन गोल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है जिससे कि देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होता है। अंडर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी इज गिवन टू दोज गोल्स विच बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे किया जाए। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। मतलब, जब देश के नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है तब हम कहते हैं कि उस देश का नेशनल डेवलपमेंट होता है। कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स। कंट्रीज आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अर्नड, यानी कोई कंट्री कितना कमाती है उसके बेसिस पर ही कंट्रीज को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है। एक पीरियड ऑफ टाइम में देश के सभी नागरिकों का जो इनकम होता है तो उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, और नेशनल इनकम को टोटल इनकम भी कहा जाता है। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल इनकम। कुछ कंट्री ऐसा भी है जिसका टोटल इनकम बहुत ज्यादा है और वो सब डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि यूएसए, यूके और जापान। हालांकि टोटल इनकम के बेसिस पर
एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि हर कंट्री का पॉपुलेशन अलग अलग होता है। कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम को शॉर्ट में हम पीसीआई भी कहते हैं। और हाँ, पर कैपिटा इनकम की मदद से हम लोग एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जब किसी कंट्री का टोटल इनकम को उस कंट्री का टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम पता चल जाता है। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि एक कंट्री में टोटल 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए का इनकम है 1000 रुपया, बी का इनकम है 3000 रुपया और सी का इनकम है 5000 रुपया। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू 1000 प्लस 3000 प्लस 5000 बटा 3 बराबर 3000 रुपया। यानी इस कंट्री का पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम 3000 रुपया होगा। अब बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन क्या होगा। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम मेजर्स द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है ताकि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे से कंपेयर कर सके। वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे कंट्री को क्लासिफाइड किया है। पहला, 2017 के बाद सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्री को छोड़कर जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम है तो वो कंट्री रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। मिडिल ईस्ट कंट्री को छोड़कर इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री में पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है लेकिन वहां पब्लिक फैसिलिटीज उतना अच्छा नहीं है। दूसरा, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम $955 है या फिर उससे कम है तो वो कंट्री लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। 2017 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1820 पर एनम था, यानी इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में आता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। किसी कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए उस कंट्री के इनकम के अलावा कुछ और एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर जज करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स बिसाइड्स इनकम। इस टॉपिक को हम इंडिया के 3 स्टेट्स हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर करते हुए एनालिसिस करेंगे। इस टेबल में सबसे पहले हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में। जैसा कि इस टेबल में हम लोगों को दिख रहा है कि हरियाणा में पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है जबकि बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। इससे यह पता चलता है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और अर्निंग का स्कोप बहुत कम है। दैट इंडिकेट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ अर्निंग इज क्वाइट लेस इन बिहार। अब हम देखेंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। तो इट इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें यह बताता है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु होती है अपने 1 साल पूरा करने से पहले। तो जिन स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उस स्टेट का हेल्थ केयर फैसिलिटी भी उतना अच्छा होगा। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 33 है, केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 है और बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 38 है। यानी सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का है जबकि सबसे अधिक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार का है। अब बात करते हैं कि लिटरेसी रेट होता क्या है। द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन एज ग्रुप हु कैन रीड एंड राइट। मतलब कितना परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं कि केरला में सबसे अधिक 94% लिटरेसी रेट है जबकि बिहार में सबसे कम 62% लिटरेसी रेट है और हरियाणा में 82% लिटरेसी रेट है।
यानी केरला एजुकेशन के मामले में हरियाणा और बिहार दोनों से आगे है। अब बात करते हैं कि नेट अटेंडेंस रेशियो होता क्या है। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group, मतलब 14 और 15 साल के हर 100 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशियो 61 है, केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है और बिहार का नेट अटेंडेंस रेशियो 43 है। यानी केरला में नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे अधिक है जबकि बिहार में नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे कम है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हमें यह पता चलता है कि इनकम के अलावा कुछ अदर गोल्स जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। पब्लिक फैसिलिटीज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा इनकम ज्यादा होगा तो हम ज्यादा फैसिलिटीज खरीद सकते हैं जैसे कि घर, कार और कुछ जरूरत का सामान। लेकिन अच्छी तरह जीवन जीने के लिए कुछ और चीजें भी चाहिए जैसे कि क्लीन एयर, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मेडिसिन्स और इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्शन भी चाहिए। और ये सभी पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ताकि इससे पूरे कम्युनिटी की भलाई हो सके। जिन स्टेट्स में अच्छा खासा पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है वो स्टेट ज्यादा प्रोग्रेस करता है। अच्छा हेल्थ कंडीशन और अच्छा एजुकेशनल फैसिलिटीज के कारण ही आज केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है और लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। और जिन स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है वो स्टेट के लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बेहतर है। अब बात करते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज को डिफाइन कैसे किया जाए। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द एसेंशियल फैसिलिटीज that need to be provided to everyone by the government such as health care, nutritional status, sanitation facilities and educational institutions। अगला टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स, इसको शॉर्ट में हम BMI भी कहते हैं। दरअसल बॉडी मास इंडेक्स एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जिसका यूज यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई एडल्ट पर्सन अंडर नॉरिश्ड है या नहीं। अंडर नॉरिश्ड का मतलब होता है कुपोषित। हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स? इफ वी डिवाइड द वेट ऑफ अ पर्सन बाय द स्क्वायर ऑफ हिज और हर हाइट वी गेट अ रेशियो विच इज कॉल्ड BMI। द BMI इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ए पर्सन टेक्स। यदि हम किसी व्यक्ति के वेट को उसके हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तब हम लोगों को एक रेशियो मिलता है जिसे हम BMI कहते हैं। कोई व्यक्ति कितना न्यूट्रिशन का लेवल लेता है इसको समझने के लिए BMI एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि BMI इज इक्वल टू वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, जब किसी का BMI 18 से 24 के बीच हो तो वह नॉर्मल होगा। यदि BMI 18 से कम होगा तो वह अंडर नॉरिश्ड होगा और यदि BMI 25 से ज्यादा होगा तो वह ओवरवेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़के का वेट 60 kg है और हाइट 1.52 मीटर है तो इसका BMI होगा BMI इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 1.52 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25.97, यानी यह लड़का ओवरवेट है। सिमिलरली, अगर एक लड़की का वेट 35 kg है और हाइट 1.52 मीटर है तो इसका BMI होगा BMI इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 1.52 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15.15, यानी यह लड़की अंडर नॉरिश्ड है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे अच्छा तरीका में से एक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू मेजर डेवलपमेंट। और यह रिपोर्ट टोटल 3 क्राइटेरियाज के बेस्ड पर
अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे से कंपेयर करता है, जिसमें पहला है लिविंग स्टैंडर्ड, जिसे हम पर कैपिटा इनकम की मदद से पता लगाते हैं। दूसरा है हेल्थ स्टेटस, जिसे हम लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखकर पता लगाते हैं। और तीसरा है एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल, जिसे हम लोगों के लिटरेसी रेट और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखकर पता लगाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके बेसिस पर कई सारे देशों की रैंकिंग की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में इंडिया का रैंक 129 था। दरअसल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल, इनइक्वालिटी और इन्वायरमेंटल जैसे पहलुओं पर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का एक और पहलू यह है कि काफी तेजी से डेवलपमेंट होने के कारण आज नेचुरल रिसोर्सेज का यूज भी काफी तेजी से हो रहा है और यह चीज फ्यूचर जनरेशन के लिए सही नहीं है। कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, नेचुरल गैस और ऑयल, ये सभी चीज खत्म हो रहा है और ये सारे रिसोर्सेज का स्टॉक अभी बहुत कम है। और कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि ग्राउंड वाटर, आजकल ग्राउंड वाटर का यूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज को कम करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक तरीका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका यूज आप किस प्रकार करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को इन रिसोर्सेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि शो करता है कि रिसोर्सेस का ओवर यूज हो रहा है। पहला है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। आज इंडिया लगभग अपने 1/3 हिस्से में रिजर्व किए गए ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर रहा है और इन ग्राउंड वाटर का ओवर यूज ज्यादातर कृषि क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल और साउथ इंडिया के हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज में हो रहा है। दूसरा है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू के अकॉर्डिंग जून 2018 में वर्ल्ड में जितना भी क्रूड ऑयल का स्टॉक है 50 साल के बाद क्रूड ऑयल खत्म होने के कगार पर हो जाएगा, क्योंकि सभी कंट्री क्रूड ऑयल को काफी तेजी से यूज कर रहा है। इसलिए आज पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलग अलग तरीके खोजने के लिए साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स और सोशल साइंटिस्ट भी मिलकर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर यहीं खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्लास 10 की वीडियोस को आगे देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो स्टे ट्यून्ड इन स्काईलार्क स्टडी।